सिंधु का पानी न मिलने से छटपटा रहा पाकिस्तान। ईरान ने उड़ाई ट्रंप के दावों की धज्जियां। रूसी मिसाइल ड्रोन ने यूक्रेन में मचाई तबाही। अली खामनेई के अंतिम संस्कार में भारत से कौन जाएगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर किया हमला। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि का विवाद एक बार फिर से तेज हो गया है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुश्तिक मलिक ने भारत को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश करेगा तो हम उसके हाथ काट देंगे। ये बयान सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। भारत ने अप्रैल 2025 के पहलगांव आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता, तब तक संधि को बहाल नहीं किया जाएगा। मंत्री तरार ने कहा कि सिंधु जल संधि अभी भी पूरी तरह से लागू है। भारत अकेले इसे खत्म या बदल नहीं सकता। पाकिस्तान को इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन और रेड लाइन दोनों है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी पहले कह चुके हैं कि वे पानी की रक्षा हर हाल में करेंगे। पाकिस्तान मंगलवार को इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित कर रहा है। इसमें कई विदेशी विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये संधि 1960 में विश्व बैंक की मदद से बनी थी। इसके तहत रावी, व्यास और सतलुज नदियों का पानी भारत को और सिंधु, झेलम व चिनाब का ज्यादातर पानी पाकिस्तान को मिलता है। कई युद्धों के बावजूद ये संधि चलती रही, लेकिन 2025 के आतंकी हमले के बाद भारत ने इसे रोक दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि पानी की सुरक्षा पर खतरा होने पर सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। वहीं ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर कोई बातचीत तय नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने प्रेस वार्ता में कहा कि कतर की राजधानी दोहा में ईरानी टीम की यात्रा अमेरिकी अधिकारियों से मिलने के लिए नहीं है। उन्होंने खबरों को गलत बताया। ईरानी टीम MOU समझौते के कुछ हिस्सों की समीक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए दोहा जा रही है। बगई ने साफ किया कि अभी अंतिम समझौते पर कोई औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि 14 सूत्रीय MOU के अनुसार अनुच्छेद 1, 4, 5, 10 और 11 के प्रावधानों को लागू करना जरूरी है। इनका काम शुरू होना और लगातार चलना चाहिए। इसके बाद ही अनुच्छेद 13 के तहत अंतिम समझौते पर बातचीत शुरू हो सकती है। अनुच्छेद 11 के तहत अमेरिका को ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति और फंड वापस करने होंगे। इसके लिए जरूरी लाइसेंस और अनुमति देनी होगी ताकि ईरान अपना पैसा इस्तेमाल कर सके। ये कदम दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए जरूरी है। दूसरी ओर व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि अमेरिकी विदेश दूत स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर मंगलवार को दोहा पहुंच गए हैं या जाएंगे। वहां ईरान के साथ बातचीत होगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ये बैठक ईरान के अनुरोध पर हो रही है। ये सब हॉर्मुज स्ट्रेट में हालिया तनाव के बाद हो रहा है। वहीं यूक्रेन में सोमवार को रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों में कम से कम 12 आम नागरिक मारे गए और 40 घायल हो गए हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के द्वारा किया गया इस हमले को बहुत ही ज्यादा भयानक बताया। रूस ने 4 साल पहले यूक्रेन पर हमला किया था। तब से रूसी सेना यूक्रेन के शहरों, बिजली व्यवस्था और आम लोगों पर लगातार बमबारी कर रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब तक 16,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं। जापोरिजिया में ड्रोन ने यात्री मिनी बस पर हमला किया, जिसमें 3 मौतें हुई हैं और 1 बच्चे समेत 6 लोग घायल हुए हैं। सुमी और खार्गिव में भी हमलों में लोग मारे गए। कई अन्य इलाकों में भी हमले हुए। हमलों के बाद कई जगह पर बिजली चली गई। गर्मी के कारण एयर कंडीशनर चलने से बिजली की मांग बढ़ गई। जेलेंस्की ने यूरोप से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम देने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर सुरक्षा चाहिए। हालांकि यूक्रेन अब ड्रोन हमलों में मजबूत हो गया है। उसने रूस के तेल डिपो और ईंधन सुविधाओं पर हमले कर रूस को नुकसान पहुंचाया है। रूस में ईंधन की कमी हो गई है और लोग गैस स्टेशनों पर लंबी लाइन लगाते दिख रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईंधन संकट माना, लेकिन युद्ध जारी रखने की बात कही। क्रेमलिन का कहना है कि रूस अपने लक्ष्य हासिल करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार रूस की युद्ध में बढ़त कम हो रही है। यूक्रेन की ड्रोन तकनीक अब बहुत अच्छी हो गई है। वहीं विदेश नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ब्राहम चेलानी ने भारत सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं।
ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत के कम स्तर का प्रतिनिधिमंडल भेजा है। डॉक्टर चेलानी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2024 में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मौत पर भारत ने उपराष्ट्रपति को भेजा था, लेकिन इस बार खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन को भेजा गया है। चेलानी का कहना है कि खामनेई सिर्फ धार्मिक नेता नहीं बल्कि ईरान के सबसे बड़े राजनीतिक नेता थे, इसीलिए भारत को उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व भेजना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये फैसला दिखाता है कि भारत ईरान नीति बनाते समय अमेरिका और इजरायल के साथ अपने संबंधों को ध्यान में रख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण मिला था, लेकिन वे नहीं जा रहे हैं। भारत ईरान के साथ पुराने और रणनीतिक संबंध रखना चाहता है, वहीं अमेरिका और इजरायल के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं। सरकार ने ऐसा प्रतिनिधित्व चुना ताकि दोनों तरफ संतुलन बना रहे। कुछ लोग इसे सही और संतुलित विदेश नीति मान रहे हैं, लेकिन डॉक्टर चेलानी जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत की ईरान नीति पर अमेरिका इजरायल का ज्यादा असर दिखता है। सरकार ने अभी तक इस आलोचना पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। ये मुद्दा भारत की विदेश नीति के संतुलन पर चर्चा छेड़ गया है। वहीं पाकिस्तानी सेना ने रविवार रात अफगानिस्तान बॉर्डर पर बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन किया। इसमें 29 आतंकवादी लड़ाके मारे गए। अफगानिस्तानी अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकानों पर सोच समझकर हमला किया। सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने एक्स पर लिखा कि यह ऑपरेशन हाल के आतंकी हमलों का जवाब है। पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से पुलिस और सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। ज्यादातर हमलों के लिए पाकिस्तानी तालिबान को जिम्मेदार ठहराया जाता है। एक दिन पहले कराची में आतंकवादियों ने पैरामिलिट्री रेंजर्स के मुख्यालय पर हमला किया था। उसमें 3 सैनिक मारे गए। सुरक्षा बलों ने 3 हमलावरों को मार गिराया और एक अफगान नागरिक को गिरफ्तार किया। जमात उल अहरार नाम के गुट ने हमले की जिम्मेदारी ली। ये नया ऑपरेशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहले से बने तनाव को और बढ़ा सकता है। पाकिस्तान ने 3 हफ्ते पहले भी अफगानिस्तान में हवाई हमले किए थे। दोनों देश फरवरी से एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। सैकड़ों लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान सरकार पर टीटीपी जैसे आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाता है। अफगानिस्तान इन आरोपों से इनकार करता है। चीन समेत कई देश दोनों के बीच शांति की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीजफायर टिक नहीं पा रहा है। इस हमले से दोनों देशों के रिश्ते और खराब होने की आशंका है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।